हाँ, तभी क्षार जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो घुलनशील होता है उसी को क्या कहा जाता है? क्षार। समझ में आ जाएगा इतना? बोलो, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। सभी क्षार भस्म हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार हैं। समझ में आ जाएगा ना? इसमें क्या है कि जो जल में घुलेगा वो क्षार कहलाएगा, भस्म सब कहलाएगा, लेकिन जो जल में घुलेगा वही क्या कहलाएगा? क्षार। अब आता है भस्म के प्रकार। याद कीजिए, अम्ल के प्रकार को हुआ था, एक दुर्बल, सेम टू सेम इसी में भी है, दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म। दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म। कौन कौन है? भस्म को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। सेम टू सेम वही, चाहे प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल क्षार कहा जाता है। सेम टू सेम डिफिनीशन उसका भी था। क्या था? कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में चाहे पूर्णतः H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल क्षार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सॉरी, प्रबल अम्ल। ये क्या प्रदान करता है? OH- ना। ये क्या प्रदान करता है? OH। तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर काफी मात्रा में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते। जैसे NaOH, KOH। अब वे क्षार जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते। प्रबल क्षार किसको कहा जाएगा? जो ज्यादा मात्रा में आयन प्रदान करेगा। ज्यादा मात्रा में आयन प्रदान करेगा, कौन सा क्षार है वो? ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा, कौन सा क्षार है वो? बोलो, ज्यादा मात्रा में आयन प्रदान करेगा तो कौन सा क्षार है वो? प्रबल। कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा तो क्या है वो? समझ में आ जाएगा? इसका पहचानने का तरीका क्या है? देखो बबुआ, इसका पहचानने का तरीका ध्यान से समझो। यहाँ पे एकरा में वैलेंसी नहीं रहता है। जितना भी प्रबल क्षार है ना, ओकरा में वैलेंसी नहीं रहता है। एकरा में देखो वैलेंसी है 4, 2, 2, ये वैलेंसी है ना। तो ये पहचानने का एक तरीका है कि इसमें वैलेंसी नहीं रहता है, सीधा सीधा रहता है। समझ में आ जाएगा? दुर्बल अम्ल पहचानने का तरीका था कि प्रबल अम्ल में कार्बन नहीं होता है और दुर्बल अम्ल में कार्बन होता है। इसमें पहचानने का तरीका क्या है? इसमें वैलेंसी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है इसमें? अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते अम्ल कहते हैं। OH- आयन प्रदान करे तो क्या कहते हैं? उसे क्षार। जल में नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा तो अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो क्षार। प्रबल अम्ल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, प्रबल और दुर्बल। नहीं तो कार्बनिक और अकार्बनिक, ये भी कई प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, दुर्बल और प्रबल। जो जल में घुल करके पूरी तरह से आयनित होकर के OH- आयन प्रदान करे काफी मात्रा में, उसे प्रबल भस्म क्या कहा जाएगा? प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार किसको कहा जाएगा? जो कम मात्रा में आयन प्रदान करे, उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार। समझ में आ जाएगा? दुर्बल क्षार समझ में आ जाएगा? इसके बाद में आता है भस्मों का गुण धर्म और अभिक्रिया। भस्मों का गुण धर्म और अभिक्रिया। सबसे पहला गुण, भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म कल उल्टा, उसमें क्या बताए थे? अम्ल। भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण प्लस, तो ठीक इसका उल्टा, भस्म
यानी कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। बोलो, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। याद करो, इस अभिक्रिया को और अभिक्रिया नाम दिया गया उदासीनीकरण। कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। H2O ये हो गया लवण, और ये क्या हो गया? ये क्या बनाएगा बबुआ? Na2SO4 क्या बनाएगा? भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और। इसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? अगला आता है, भस्म धातु के साथ मिलकर लवण बनाते हैं और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस अभिक्रिया में क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस मुक्त करता है, लवण बनाता है और इस अभिक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? H2। जैसे NaOH हो गया भस्म, जिंक क्या हो गया? धातु। तो ये हो गया भस्म, धातु से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण और H2 गैस मुक्त किया। ये धातु भस्म किससे अभिक्रिया किया? धातु से, एल्युमिनियम से, तो ये बनाया आपका लवण, और ये कौन सा गैस मुक्त किया? याद कीजिए, अम्ल भी यही करता था। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता था और H2 गैस बनाता था। क्या बनाता था? H2 गैस बनाता था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें बता रहे हैं। इसमें अलग क्या है? यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होता है। यह सिर्फ एल्युमिनियम, टीन और जिंक के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अम्ल जो है किसी भी धातु से अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन से मजबूत होना चाहिए। अम्ल जो है किसी भी धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन से मजबूत होना चाहिए। लेकिन क्षार में ऐसा बात नहीं है। क्षार में ऐसा बात नहीं है। यह किसी भी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। यह किसी भी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। यह ज्यादातर अभिक्रिया किसके साथ करेगा? एल्युमिनियम के साथ, टीन के साथ, जिंक के साथ। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? याद हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है? एल्युमिनियम के साथ, टीन के साथ और जिंक के साथ। अम्ल भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? H2 गैस। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। नोट्स में लिख लो, सोडियम एल्यूमिनेट। उतारना तो बना लेना ये, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। अरे कहीं भी इसको लिख लो, उसमें याद रहना चाहिए कि क्या है। सोडियम जिंकेट, जिंक से जब क्रिया किया है क्या कहलाएगा वो? सोडियम जिंकेट। एल्युमिनियम से अभिक्रिया जो क्रिया है वो कहलाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। नहीं मिल रहेगा? चलिए अगला। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के गुण प्रकट करना। अम्ल और क्षार दोनों प्रकार का गुण को प्रकट करना। तो ये देखिए, ये है आपका क्षार, लवण बना रहा है पक्का, इसको कहीं ना कहीं से अम्ल मिल रहा है।
पक्का कहीं ना कहीं से क्या मिल रहा है इसको, अम्ल। तो ये तो थोड़ा होता है ना, उभयधर्मी होता है, ये अम्ल का भी गुण प्रकट करता है और क्षार का भी करता है, अम्ल का भी करता है और क्षार का भी करता है, इसीलिए अभिक्रिया इससे कर लेता है। भस्म धातु के ऑक्साइड से मिलकर, अब धातु का ऑक्साइड मिल गया, अब बताइए अधातु, अधातु अधातु का ऑक्साइड कैसन होता है, अम्लीय ना, कैसन होता है, अम्लीय। अगर कहीं से भस्म को अम्ल मिल जाए, अगर कहीं से भस्म को क्या मिल जाए, अम्ल मिल जाए, तो ये पक्का बना देगा लवण प्लस जल, लवण प्लस, तो भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु के ऑक्साइड, पढ़ो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है ना, है हाई है, कार्बन ऑक्सीजन से मिल गया, तो अधातु का ऑक्साइड नहीं बुझा रहा है, CO2। बताओ सी क्या है, कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु, एक साथ ऑक्सीजन मिल गया तो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड नहीं हो गया, अधातु का ऑक्साइड नहीं हो गया। अब बताओ सल्फर है ये, एक साथ क्या मिला दिया जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यहां पे ले लिया जाए सोडियम, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या मिला दिया जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ क्या मिला दिया जाए, ऑक्सीजन, तो ये हो गया नाइट्रोजन, तो अधातु है ना, ये क्या है, ये अधातु है, इसके साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, तो अधातु के ऑक्साइड से मिलकर लवण और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अधातु का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया तो क्या बनाया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना दिया, H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाया, अरे है वाला फिक्स है ना, है। अब बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, भस्म है, ये कौन सी है, धातु, अधातु का ऑक्साइड है, बनाएगा कौन सी, लवण और, लवण और, लवण में क्या बनाएगा, SO2 सब क्रिया करेगा, Na2SO3 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस H2SO4, सल्फोनिक अम्ल कहलाता है ये, ठीक है, सल्फोनिक लवण कहा जाता है, सोडियम सल्फोनिक लवण कहा जाता है इसको। तो अधातु के ऑक्साइड सब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा। और भस्म स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते, खट्टा नहीं कड़वा। खट्टा कौन होता है, अम्ल। खट्टा कौन होता है, खट्टा कौन होता है, खट्टा कौन होता है। चार को चीज पढ़े हम लोग, चलो देख लेते हैं। भस्म सबसे पहले किससे अभिक्रिया किया, अम्ल से, तो क्या बनाया, लवण प्लस, लवण प्लस, अब किससे अभिक्रिया किया, धातु से, प्यारे बच्चों धातु से, तो क्या बनाता है, लवण प्लस कौन सा गैस मुक्त करता है, भस्म। किससे अभिक्रिया किया, धातु के ऑक्साइड से, धातु के अधातु, अधातु के, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर भी नहीं करेगा, पूछो काहे, काहे को खुद क्षारीय हो जाएगा, क्षार क्षार से अभिक्रिया कैसे करेगा वो। हाँ भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो यह अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है ना, तो अम्ल अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो गिवन में क्या देगा ये, लवण प्लस, और भस्म स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा, स्वाद में क्या होता है, खट्टा। बढ़िया से याद हो गया है का क्षारकों के उपयोग, क्षारक का उपयोग कहां कहां किया जाता है, क्षारक का उपयोग वही जगह किया जाता है जिससे मकान की पुताई करने में CaOH का होल्ट वाइस होता है ना, क्या रहता है, CaOH का चुने चुने का पानी रहता है ना, ये क्या करता है, बुझा चुना रहता है, क्या करता है, किससे अभिक्रिया कर लेता है ये बाहर में, CO2 से, तो क्या बना लेता है, CaCO। इसी कारण से देवलिया क्या होने लगता है,
तो सबसे पहला होता है इसका प्रयोग मकान की पुताई में, जल में उपस्थित कीटाणु को मारने में। लहसुन वसुन रोपा जाता है ना, लहसुन वसुन प्याज वाज, तो ओकरा में चूना मिलाया जाता है, चाहे खैनी वगैरह मिलाया जाता है, चाहे घूर वगैरह लेकर डाला जाता है उसमें। ऐसा चीज डाला जाता है जैसे वो मिट्टी शुद्ध हो जाए, पानी शुद्ध हो जाए। तो जल में उपस्थित कीटाणु को भी मारने में कुआं में चूना डाल दिया जाता है, कुआं में चूना डाल दिया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है, पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है। चूना डालेंगे तो चूना क्या है, क्षारीय। अब जब अम्ल क्षार का विक्रिया होता है, लवण जल बनाता है ना, तो साफ हो जाता है। कुआं का पानी क्या हो जाता है, जल में उपस्थित कीटाणु को मारने में, जल को शुद्ध करने में, जल को भी किसको शुद्ध करने में, शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। अरे आप देखे होंगे, हाँ चलिए एक ओरिजिन बताते हैं। पानी में सिक्का फेंकते हुए देखे होंगे, पानी में सिक्का फेंका जाता है और सिक्का कॉपर ऊपर का रहता है तो बड़ा बढ़िया रहता है। वो पानी में सिक्का इसलिए फेंका जाता है क्योंकि सिक्का हो जाता है धातु, क्या होता है, ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना लेगा, धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। अब पनिया कैसन होता है, अम्लीय। क्षारीय अम्लीय इसलिए फेंका जाता है ताकि वो जाके शुद्ध रहे। कहा जाता है घरे के कॉपर ऊपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए। अब तो फैशनदार आ गया है, फैशन के दौर में हम लोग प्लास्टिक के बर्तन में पानी पी लेते हैं। अरे पहले बढ़िया बढ़िया वो कटोरा, वो गिलास आता था भारी भारी, जिसको उठाया नहीं जा सकता था, पीतल का। अरे पीतल के लोटा देखा तू लोग, अभी पूजा पाठ में यूज होता है, पूजा पाठ में जो यूज होता है ना, पीतल का लोटा होता है, पितरिया कहा जाता है। पीतल का बाल्टी होता है, बाल्टी देखे होंगे, वो ज्यादातर देखने को मिलता है बस वो शादी ब्याह में, वो धार्मिक कार्यों में, नहीं तो शादी ब्याह में वो तिलक पे देखने को मिलता है कि देखिए चढ़ाया जा रहा है। वो भी आता है जैसा ही, वो सही वगैरह के लेके फिर से सेव कर दिया, रख दिया जाता है, फिर से रखा जाता है। फिर वो कभी निकलेगा किसी धार्मिक संस्कार पे ही निकलेगा, बाकी कभी निकलता नहीं है। तो क्षारकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जल को शुद्ध करने में। अब जल को शुद्ध करने में आप सोचो, पहले के पीतल के बर्तन में पानी पीने पर, चाहे कॉपर के बर्तन में पानी पीने पर क्या होता था, पानी शुद्ध रहता था। कॉपर के बर्तन नहीं होता है, नहीं देखी है। अरे तांबा के बर्तन, तांबा का बर्तन नहीं देखा है, अब नहीं देखा था मैं, हमारा दोस्त है। हाँ जग, जग, हाँ हारा जग बताए थे ना वो जी, इसमें था। संक्षारण में बताए थे, संक्षारण में बताए थे। कॉपर के पर एक परत चढ़ जाता है हरे रंग का। तो अगला औद्योगिक उपयोग कहाँ होता है इसका, साबुन बनाने में। साबुन जो भी आता है ना, या तो NaOH से बनता है, NaOH से बनता है, और KOH से बनता है। NaOH से बनता है, KOH से बनता है। बहुत सारा साबुन वैरायटी वैरायटी का आता है अब तो मार्केट में, बहुत वैरायटी वैरायटी का साबुन आता है ना। हम लोग का क्या है, हम लोग तो घड़ी साबुन से भी नहा लेते हैं उसमें। हाँ हाँ, अरे उसमें क्या, घड़ी साबुन से भी नहा लेना है। लेकिन हम देखें कितना नहाने जाता है, 1 दर्जन साबुन फेस वॉश लेके जाना है, 1 दर्जन पढ़ पढ़ के, वो पता नहीं कैसे वो सब उतना मैनेज कैसे। जाइए 2 बाल्टी पानी गिराइए, घड़ी साबुन सरफ कुछ मिला कितना तो हाई पिक से भी नहा लेता होगा। साबुन बनाने में, कांच उद्योग में, दवा के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट पेंट और C2O3 का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। क्षारकों का उपयोग आप देखे थे, हम लोग का भी उपयोग 2 प्रकार का, घरेलू था एगो औद्योगिक था। इसमें भी क्षारकों का उपयोग कैसा होता है, घरेलू और घरेलू उद्योग में कौन कौन होगा, मकान की पुताई में, बोलो, जल में उपस्थित कीटाणु को मारने में, जल को शुद्ध करने में। औद्योगिक उपयोग क्या होता है, साबुन उद्योग में, कांच उद्योग में, दवा निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में,
व्हाइट पेंट बनाने में और सीमेंट बनाने में। देखो इनो बनाने में किया जाता है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सीमेंट, टूथपेस्ट, ये बेस्ट यूज लैब में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सब होता है क्षारकों का उपयोग। अब होता है अम्ल और क्षार में बहुत सारा अंतर गुण में होता है। चलो एकदम साधारण भाषा में बताओ। अम्ल स्वाद में, रुको ऐसे देख लेते हैं, जब रहो सब याद हो गया ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। एक अंतर हो गया। अम्ल, लिटमस पत्र को लेते हैं अब। लिटमस, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, और क्षार जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। अगला देखते हैं। अम्ल, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। समझ में गया? बोलो अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो हाई कोची होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, जल में घुल करके H+ आयन देता है। जल में घुल करके अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, और क्षार, याद हो जाएगा। सेम चीज वही है। वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जल में घुल करके वो H- आयन देते हैं क्या कहलाता है? स्वाद में, स्वाद में नीले लिटमस पत्र को, लाल को, क्षार को, अम्ल को। एक और होता है कि pH मान। pH मान अगर देखा जाएगा, इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से, तो कहिएगा कि सर जी ये 7 रहेगा तो क्या कहेंगे? बोलबा ढेर, बोलबा दी जाना तरह तो फुटात का बड़ा पूछा मतलब बताइए। हाँ वो सब कहानियां खराब कर दिया। याद हो जाएगा। हाँ pH मान क्या है बबुआ? pH मान अगर 7 से कम रहेगा तो अम्ल, ज्यादा रहेगा तो। अब कोई सवाल आया कि सर जी 7 आएगा तो ना अम्ल ना क्षार, तो जब ना अम्ल ना क्षार तो ये करे के कहा जाता है उदासीन। क्या कहा जाता है? खाटा लगेगा तो समझ लो 7 से कम है, 7 से। कड़वा लगेगा तो समझ लो कि 7 से। न खाटा न कड़वा न मीठा, कुछ नहीं तो उदासीन है। अरे पानी पीते हो कैसा लगता है? वो न खाटा लगता है, न मीठा लगता है, न तीता लगता है। अच्छा एक पानी का क्वालिटी है, तीता खा के पानी पियो तो और तीता लगता है, मीठा खा के पानी पियो तो और मीठा लगता है। लगता है नहीं सा? अब सुनो, अम्ल का डिफिनेशन बताओ क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देते हो, नीले लिटमस पत्र को, और स्वाद में खट्टा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अब एगो वैज्ञानिक आया ऑर्हेनियस। कौन आया? ये एगो अपन अलग डिफिनेशन दिया। ये अपन एगो, इसी डिफिनेशन को कहा जाता है ऑर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा। ये परिभाषा क्या दिया?
ये परिभाषा ध्यान से सुनना तो कहोगे कि ये परिभाषा है। सुन लो पहले ही यहां कह दिए। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं उसे ही भस्म का अम्ल कहा जाता है। जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? अम्ल। तो कहोगे मैं नया कुछ ही है, कहो आ ये ना परिभाषा पढ़े थे हम लोग आज तक, तो ये करो के कोई कहा कि मैं नया कोची है तो नया बना दिया। वो बोला कि ये जो H+ है वो जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है और यह जल के अणुओं के साथ मिलकर H3O- हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। बन गया नया प्लस H3O+ बनाता है, और H+ ना देता है तो प्लस ना होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ, चाहे अम्ल, वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये तो पता होना चाहिए। अम्ल जल में घुलेगा तो क्या देगा? क्या देगा? आप भस्म घुलाओगे तो क्या देगा? OH- क्या देगा? क्या देगा? अम्ल जल में घुलेगा तो H+ और भस्म जल में घुलेगा तो OH। इहो डिफिनेशन में ये इतना ये था कि जल में घुल करके H+ आयन देते हैं और ये H+ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं और ये जल के अणुओं के साथ मिलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। समझ में आया? अरे लोग क्या शांत हो जाता है ना, टेंशन में आ जाते हैं हम। H+Cl- बना, ये कब बनेगा? H2O में डुबाओगे तब ना, जल में डुबाओगे तब ना। अरे लेकिन सब बताओ सन, हाइड्रोजन के संयोजकता कितना होला? ऑक्सीजन के संयोजकता कितना होला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना है तो H2O बना है। एक एकरा के और ही हाइड्रोजन मिल गया प्लस के साथ में। किसके साथ में? तो अब बताओ हाइड्रोजन में को हो गया? 3 को हो गया। तो ये H3O नहीं बनाएगा। एक करे के कहा जाता है हाइड्रोनियम। आया समझ में? अब बुझा गया क्या कहा? अर्हेनियसवा क्या बताया? समझ में आ गया? अर्हेनियसवा बताया है कि जल में घुल जाता है तो भस्म कहलाए, अम्ल कहलाएगा। ये H+ से स्वतंत्र नहीं रहता है और यह जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O- बना लेता हो गया, सॉरी प्लस बना लेता हो गया। और कुछ ही है क्रम में। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। इसी को ना कहा जाता है H+। क्या कहा जाता है इसको? H+ आयन देता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलाएंगे तो क्या बनेगा? H+Cl। ये सब बनेगा ना। H+ हमें आयन मिल रहा है ना। और ये हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से अतः यह जल के अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता। यह तो कहा था ना, बुझाया? हाइड्रोनियम आयन बना नहीं रहा है। एक हाइड्रोजन हेजा मिल गया, एगो 2 को पहले से था, 3 को बना लिया। तो 3 को बना लिया तो एक एक में प्लस बढ़ न गया। एक करके हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्हेनियस सिद्धांत समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है? अर्हेनियस क्या कहा था? बतिया हुए कहा था, नीचे वाला ही लाइन में बढ़ा दिया। नीचे वाला लाइन में क्या कर दिया? ये बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? कि जल में घुल करके H+ आयन देगा और H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन का सूत्र बोलो। H3O भस्म का डिफिनेशन में वह है। एक में कुछ नहीं कहा, बस उतने कहा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता, हाइड्रोक्साइड आयन देता। खत्म हो गया है अर्हेनियस सिद्धांत। प्रश्न है कि क्या अम्ल और क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं?
मतलब और कुछ में डुबाएंगे तो आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पानी को छोड़ करके किसी और चीज में डुबाओगे तो बताओ ये आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक शराबी था, नहीं शराबी नहीं था, एक बढ़िया आदमी था, वो दारू पीने लगा, शराब पीने लगा। तो वो आदमी बिठाया, बोला कि अरे तू तो पहले बड़ी बढ़िया था, एकदम सीधा साधा था, तो दारू कैसे पीने लगा? तो बोला अरे बड़ी लंबा घटना है। तो बोला क्या हो गया, कौन घटना है कि दारू पीने लगा? क्या कुछ दिक्कत हुआ है घर में? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, सब फैमिली सब सही है, वैसा घटना नहीं है। वो हुआ क्या ना कि मेरा दोनों आँख खराब हो गया था, तो हम आँख किसी से डोनेट करवाए, पता चला कि वो आँखिया जौन था ना वो शराबी आदमी का था, वो पीने के बाद ही खुलता है। हमको शराब पीना पड़ रहा है अब इसके चलते। यानी कि ये सवाल है कि क्या आम्ल और क्षारक खाली जले में डूबेगा तो आयन देगा? वो मतलब वो जिसे पिएगा तो खुलेगा, वैसे ही क्या जले में डूबेगा तो आयन देगा? हाँ, ये जल में ही डूब करके आयन दे सकता है, क्योंकि अन्य पदार्थों में आयन कब देगा? जब ये टूटेगा। आयन कब देगा? अब एक बात बताओ, नमक जो है पानी में घुल जाता है ना, पानी में घुल जाता है, क्या नमक तेल में घुलेगा? पॉसिबल नहीं है। काहे नहीं घुलेगा बताओ? वो तो द्रव्य है, द्रव तो है। नमक को घी में डुबाओ, नहीं घुलेगा। काहे नहीं घुलेगा? नमक को दूध में डुबाओ, बहुत धीरे धीरे घुलेगा। काहे नहीं घुलेगा उतना जल्दी? क्योंकि वो अलग चीज है, जल्दी घुलता है किसमें? पानी में। वैसे ही आम्ल पानी में ही घुलकर, या क्षार पानी में ही घुलकर H+ या OH- आयन देता है। अतः आम्ल और क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न कर सकते। समझ में आ जाएगा? क्योंकि जल के अनुपस्थिति में इसके अणु आयन से पृथक नहीं होते। बोलो क्या आम्ल और क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? हाँ, जल की अनुपस्थिति में आम्ल एवं क्षारक के अणु आयन से पृथक नहीं होते हैं। समझ में आ जाएगा क्या हुआ इसमें? कोई दिक्कत? अगला आता है सूचक। सूचक किसको कहा जाता है? अभी तुरंत आप लोग पढ़े लिटमस पत्र। क्या पढ़े? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से आम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? आप दो प्रकार का लिटमस पत्र ले लीजिए, नीला और लाल। नीला और अगर आम्ल अगर डालेंगे बच्चों, तो नीला से क्या, अगर नीला लिटमस पत्र को आम्ल में डुबाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? और बोलोगे कि लाल को डुबाइएगा तो क्या होगा? अरे गधा, कुछ नहीं बदलेगा। भूखा आदमी को खाना दोगे तो क्या होगा? खा लेगा। अब भरल पेट है तो खाएगा वो? अरे मूर्खों, कह रहे हो कि नीला को डुबाएंगे तो लाल होगा, लाल को डुबाएंगे तो नीला हो जाएगा। कुछ छा रहेगा, लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाल में कोई परिवर्तन अगर क्षार में नीला लिटमस पत्र डुबाओ नहीं परिवर्तन होगा। परिवर्तन, लेकिन अगर लाल डुबाओगे तो क्या बन जाएगा? वो अगर नीला डुबाओगे तो नीले रह जाएगा। नीला डुबाओगे तो वैसे पदार्थ जो स्वाद या गंध में परिवर्तन करके, स्वाद गंध रंग इन तीनों में परिवर्तन करके अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देते हैं, उसी को सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचक। अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देता है, उसी को क्या कहा जाता है? सूचक। जैसे पदार्थ में, जैसे आप हल्दी ले लो, हल्दी में चूना मिलाओ, पियर हल्दी उजर चूना, कैसन हो जाएगा? वो हो जाएगा ना। पीला हल्दी उजला चूना, कैसन हो गया? लाल। नीला लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डुबाओ, नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाओ, क्या हो जाएगा वो? तो ये सब सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है।
जैसे वैसे पदार्थ जो अपना रंग अथवा गंध में परिवर्तन द्वारा पदार्थ के अम्लीय और भस्मीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसी को सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। बोलो, वैसे पदार्थ जो अपना रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, भस्मीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। समझ में आ जाएगा? भस्म किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस आयन प्रदान करे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे और स्वाद में कड़वा, उसे भस्म। भस्म का प्रयोग दो तरह से, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग। इसके बाद में भस्म का गुणधर्म, भस्म का रासायनिक गुण क्या होता है? भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, यानी कि लवण और जल बनाता है। भस्म और धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। कौन कौन सा धातु से खाली अभिक्रिया करता है? एल्युमिनियम, टीना, जिंक से। एल्युमिनियम, टीना और भस्म स्वाद में क्या होते हैं? कड़वा, कड़वा होता है। इसके बाद पढ़ा है कि अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और भस्म के परिभाषा। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या है? अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल पानी में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है, पानी में H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, और कौन सा आयन प्रदान बनाता है? H3O+। हाइड्रोनियम भस्म पदार्थ है जो जल में घुल करके OH- आयन प्रदान करते हैं। इसके बाद बढ़े हम लोग सूचक। वे पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो देखे होंगे पुलिसिया शराबी आदमी को ढूंढने के लिए एगो लिए रहता है मशीन, मुंह में ठकाता है, सटाता है तो बताने लगता है मीटर उसका। तो बोलते हैं बिहार में ये निर्माण हुआ इसका, क्योंकि बिहार में दारू बंद है ना। दारू बंद है खाली कागज पे, बाकी मिल रहा है, सब कोई पी रहा है। नहीं पी रहा है तो पकड़ किसे रहा है सब। हाँ, वैसे पदार्थ जो ये सब परिवर्तन करेगा, जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। बहुत सारा देखिए सूचक है, जैसे लिटमस। लिटमस का मूल रंग क्या होता है? नीला नहीं तो लाल। नीला नहीं तो, अगर अम्ल में डालेंगे तो नीला से क्या बन जाएगा? लेकिन अगर लाल ही रहे, नीला ही रहे से लाल, अगर क्षार में डालेंगे और नीला रहेगा तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर लाल रहेगा तो इसके रंग में परिवर्तन अम्ल में नहीं करेगा, लेकिन क्षार में क्या हो जाएगा? वो नीला। मेथिल ऑरेंज का रंग होता है नारंगी, अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। फिनोल्फिथिलीन रंगहीन होता है, रंग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार में डालेंगे तो कैसा रंग का हो जाएगा? ये गुलाबी। हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। अगर हल्दी में तुम खट्टा चीज डालो तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चूना डाला जाता है तो लाल हो जाता है ना। अरे नहीं होगा, इस भरोसा हल्दी नहीं देखा होगा। अच्छा, तनकी खाली झूठ बोलना जाके, मम्मी हमारा वैसा सिरप फूल गया है, यानी हल्दी पीस दो। तो हल्दी पीसेंगी, तुम लाके चूना डालना, बोलना कि हो गया, एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। कहीं 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 गुस्सा आया तो फुला के फिर चढ़ाएंगे हल्दी। वो क्या कर रहा था वो हमको। चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल। चुकंदर या लाल से बैंगनी होता है हल्का सा। अगर उसको अम्ल में डुबाएंगे तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। चुकंदर पे तुम एथू डालना लेकर के, क्या कहा जाता है? चूना, पीला हो जाएगा वो। चुकंदर नहीं देखा है? चुकंदर खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें खून बड़ी बढ़िया बनता है उससे। लाल गोभी का पौधा, पत्ता, इसका मूल रंग होता है लाल चाहे बैगनी। गाजर क्या बोले, इधर क्या बोले, रंग में परिवर्तन है। तू लोग मत बोलो, कुछ हो खींच लेता है वजिया दिमाग जो है। रंग में परिवर्तन, लेकिन जब क्षारीय करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरा। हाइड्रेंजिया का फूल आता है, नीला रंग का होता है। अगर रंग में परिवर्तन उसका नहीं होगा, अम्ल डालेंगे तो, और अगर क्षार डालेंगे तो कैसा रंग का हो जाएगा? समझ में आ जाएगा? सूचक किसे कहा जाएगा? वैसे पदार्थ जो
रंग अथवा गंध में परिवर्तन करके अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता के दर्शाता है, सूचित करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है? अब कुछ गंध में परिवर्तन क्या होगा? प्याज में एक विशेष प्रकार का गंध होता है। अगर गंध में परिवर्तन उसका आम्ल डालेंगे तो नहीं होगा, गंध देवे करेगा, लेकिन अगर उसमें क्षार डालेंगे तो गंध क्या हो जाएगा उसका? लवंग का तेल एक विशेष प्रकार का गंध होता है, आम्ल डाल देंगे उस पे, गंधे समाप्त हो जाएगा, महकेगा ही नहीं। और क्षार डालेंगे तो गंध में परिवर्तन उसका वनीला होता है, वो विशेष प्रकार का गंध होता है। अगर आम्ल डालेंगे तो गंध में परिवर्तन नहीं, और क्षार डालेंगे तो गंध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। गंध क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गंध समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। करेला में खटाई डाल दो तो स्वाद में परिवर्तन उसका हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम लगने लगेगा, कड़वा कम लगने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ और है कि मीथल लिटमस मेथिल ऑरेंज फिनोल्फेनिन का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। शेष सूचकों का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है क्योंकि जल्दी हवा से उपस्थित ऑक्सीजन से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब सब कुछ उठा करके हम प्रयोगशाला में नहीं रख सकते हैं। प्याज को कितना दिन रखेंगे? सड़िए जाएगा। इसके बाद में हल्दी को कितना दिन रखेंगे? भुकड़ी आने लगेगा, वो सब खराब होने लगता है। मतलब बहुत कुछ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्यादातर लिटमस का किया जाता है, मेथिल ऑरेंज का और फिनाइल्फिथिलीन का। समझ में आ रहा है? अरे आप देखे होंगे बाथरूम वाथरूम में वो एक गोली डाला जाता है, फ्लेम की गोली आता है, उसको डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? गंध समाप्त करता है कि नहीं करता है? वो गंध को क्या करता है? खत्म करता है। अरे गंध क्यों खत्म करता है? क्योंकि यूरिन में अम्लीय होता है, यूरिन जो होता है अम्लीय होता है और अमोनिया रहता है उसमें, और अमोनिया जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो गंध जैसा देने लगता है। अब वो डाल दिया जाता है, वो क्षारीय थोड़ा सा होता है, वो दोनों को उदासीन करता है। वहां पे जाकर के पूरा तो नहीं कर पाता है लेकिन हद तक उसको कम कर देता है। अब इसको तो आपको याद रखना होगा, 15 गो है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है। प्यारे बच्चों, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है? सेब में मैलिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। इमली में टॉर्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। दही या खट्टा दूध, ऐसा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अब बोलोगे कि दही में ज्यादा खाटा लगता है, दूध खाटा नहीं लगता है, छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। टमाटर चाहे अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अमाशय रस, ये कई बार पूछा है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? चैया में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। यह तन के साथ अम्लवा से पीने से ना ये फुर्ती आता है, शरीर में ताजगी महसूस होता है। और कॉफी में भी होता है, उससे भी आता है। अब बिहार का लोग चाय या कॉफी दोनों मिला के पी जाता है। अच्छा, आप लोगों को चाय कॉफी में फर्क समझ में आ जाता है? हमको तो नहीं आता है, हमको दोनों एक ही जैसा लगता है। आता है? हमको तो बस चाय होके चाहे कॉफी होके एक गिलास चाहिए। चाय होके चाहे एक गिलास। आप सहरिया में देखे हैं इतनी इतनी कप में चाय परोसता है सब। इतनी वो रहबे करता है। अरे वो ऐसे रहता है, कोनो कोनो कप ऐसे रहता है, ऐसे कप रहेगा ना ऐसे रहता है, और वहां में हाथने पर भर के देता है वो खाली देखने में बड़ा है। हाँ, चाय में कौन सा अम्ल होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज चाहे आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। नेटल का डंक, देखो नेटल का डंक हो, नेटल का डंक किसको कहा जाता है नहीं जानते हो? कबो कांट रोटेशन चुभा है जिस दर्द होने लगे, नींबू उबू का काट गड़ जाएगा ना, घाव हो जाएगा।
बैर खाने में कांट उठ गड़ा होगा कभी। खैर अब तो ये सब खत्म होता जा रहा है। बैर और खाने पर कांट उगड़ा, नींबू अगर घर में होगा ना घरे, तो उसका कांट गड़ जाता है ना, घाव जैसा हो जाता है, उसमें अम्ल होता है। ऐसा ऐसा कोनो पौधो है ना कि अगर उसको चुभ जाए ना घाव हो जाएगा। मधुमक्खी काटेगी ओकरो डंक में होता है, और चींटी में, मधुमक्खी में, लाल चींटी में, इस सौभन के डंक में एक के अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी को वो काटे दोदरा हो जाता है। चींटी दो प्रकार की होती है, करिकी एगो होती है, एगो ललकी चींटिया होती है। खतरनाक कौन होती है? लाल वाली होती है। छोटी को होती है जहर, होती है जहर। मक्खन में होता है ब्यूट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? संतरा चाहे नींबू के रस में होता है टिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? चलो बारी बारी से बोलेंगे। सेब में, इमली में, सिरका में, दही चाहे खट्टा दूध में, टमाटर अमरूद में, अमाशय रस में, चाय में, विटामिन सी, प्याज चाहे आंवला, नेटल का डंक, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, लाल चींटी। खाली अम्ल नहीं कर रहा है। ब्यूट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? और सिट्रिक अम्ल समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। चलो बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल है? अब प्याज चाहे आंवला में चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, इमली में टॉटरिक अम्ल, विटामिन सी में, सेब में मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? अगला आता है, कुछ अम्ल बहुत खट्टा रहता है। कुछ अम्ल बहुत खट्टा रहता है। कुछ अम्ल तनी तनी खट्टा रहता है। कुछ अम्ल ज्यादा खट्टा रहता है तो उसको किया जाता है क्या? कम किया जाता है ना। 3 प्रकार हम बताए। कुछ अम्ल बहुत खट्टा होता है। बहुत खट्टा अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। आप पढ़े होंगे सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति असंतृप्त सांद्र और तनु होता है। अगर एक बाल्टी मान ली कि आप कहे कि रुकिए हम आपके लिए शरबत बना के ला रहे हैं, जैसे ये ससुरा बोलता है कौन? बीम बार वाला 100 नींबुओं की शक्ति। अब वो नहीं बताता है कि नींबू वो सांद्र अम्ल मिलाया है कि तनु मिलाया है। नहीं समझ में आया? सांद्र मिलाया है कि तनु मिलाया है। जैसे अगर बहुत ज्यादा 100 को नींबू डाल देंगे, अब मान लीजिए कि चलिए ना छोड़िए उस सबको पे क्या है आपका किए, मान लीजिए कि अंकित जी थे, सबको बोले कि शरबत पिलाएंगे, रुके नींबू घोर के ये लाए बाजार से एगो नींबू खरीद के, और वो में से 1 बाल्टी पानी लिए, और वो में से नींबू एगो काटे आधा रख दिए फ्रिज में ले जाके आधा ले आए और 1 बूंद डाल दिए। अब बताओ ये अम्लीय हो गया कि नहीं हो गया? हो तो गया, लेकिन कैसन अम्लीय हुआ? तनकी सी ना है, तनकी सी तो तनु अम्ल। कम मात्रा में अम्ल रहे तो अब तनी अंकितवा देख लिया, वो क्या नाम है ओकर, आनंदवा, खिसिया गया, जया गया बाजार से 5 दर्जन खरीद के ले आया नींबू, 1 बाल्टी पानी में सब काट के डाल दिया। तो अब ये कौन सा अम्ल हो जाएगा? कौन सा अम्ल? ये इतना खांटा हो गया था, इतना खांटा हो गया था कि पिया ही नहीं जा रहा है। तब मनुआ गया घूमते घूमते, एकरा के पिलाया तनकी से ले मनुआ शरबत बनी ले बानी, पिया तो थूक दिया सब
कि बड़ी खाटा है, तो ये बोला कि देखो सनी ज्यादा खट्टा में पानी मिलावे के। क्या मिलावे के? तो जब पानी मिलावल जी तो ओकरे के कहल जाला तनुकरण। क्या कहलाला? तीनों समझ में आ गया? जब किसी है? मतलब तोरा असरो है क्या कि लोग शरबत पिलाएगा? तू तो सीरियस हो गया। ये तो सीरियस हो गया जी। हाँ, ये तो सीरियस हो गया जी। अगर किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा रहती है तो उसी को क्या कहा जाता है? किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहती है तो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल तनु अम्ल याद करना, अंकितवा बल्टी में नींबू घोरा था, बुझा जाएगा सब ना। तनुकरण ज्यादा हो जाए, पानी डाल के उकर कम करेंगे तो क्या कहलाएगा क्रिया? ये अम्ल और क्षार के मूल गुण क्या है? अम्ल का मूल गुण ये है कि ये क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार का मूल गुण है कि अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल का मूल गुण है कि क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार का मूल गुण है कि। पूरा समझ में आ गया? बोलो। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित रहती है उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? और किसी विलयन में अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा बहुत कम रहती है उसे क्या कहता है? और अम्ल और क्षारक को मिलाने पर उसके आयन की सांद्रता में अगर कमी हो जाएगी तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल का गुण है कि क्षार को उदासीन करेगा, क्षार का गुण है कि। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए इतना ही।